ये रक्षा मंत्री ने जो बातें कही और जो माननीय अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा उससे सम्मत करते हुए मैं 2 साल से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सदस्य हूं। अध्यक्ष महोदया, होना है। अरे आप मेरे समझ में नहीं आता 197 यू नो to least I am going. I'm sorry. I am going. It is according to list. मेरे द्वारा अध्यक्ष महोदया, 2 साल से पीएससी में जब भी सीएजी की रिपोर्ट आती है you know better. तो मुझे हमेशा लगता है कि सीएजी का जो नामकरण है वो बदल देना चाहिए। उसका नाम जो है करप्शन एंड गांधी कर देना चाहिए। उसकी जो किताब है वो करप्शन एंड गांधी हो जानी चाहिए। और जब भी हम लोगों के सामने वो रिपोर्ट आती है तो सीएजी के बदले हमको लगता है कि वो कांग्रेस आ गई। वो रिपोर्ट पढ़कर लगता है कि कांग्रेस आ गई। संजय बारू की एक किताब है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और यदि इसको हम देखेंगे जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट साफ दिखाई देता है जो संजय बारू साहब ने लिखा उस वक्त के पीएमओ में, ये सारी चीजें उसी का पार्ट। मेरा आपके माध्यम से 3-4 चीजें हैं जो चीजें रक्षा मंत्री जी ने कहा है। एक जो सबसे पहला सवाल कहा कि 1.8 और 1.5, इसमें सदन को जान लेनी वाली बात है कि ये बात सही है कि 2003 में उस वक्त के पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, जिनको कि हमने पद्म विभूषण नहीं दिया, पद्म विभूषण किस लिए दिया ये आप पता चलता है कि कांग्रेस ने उनको क्यों पद्म विभूषण दिया। उन्होंने कहा कि 1.8 जो है वो ऑप्शनल होगा। यदि अंग्रेजी की ठीक ठाक भाषा समझ में आती है, महताब साहब यदि बताएंगे 1.8 1.8 जो है उन्होंने ऑप्शनल कहा। लेकिन जब 2005 में इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने जब मीटिंग की, उन्होंने कहा कि ये मैंडेटरी है। ऑप्शनल और मैंडेटरी का यदि फर्क कांग्रेस समझ जाएगी तो मुझे लगता है कि इसका स्कैम पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मैं आपको बताऊं कि कई एक पात्र जो आए हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जस्टिस श्री कृष्णा को उन्होंने आर्बिट्रेटर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा जस्टिस श्री कृष्णा आर्बिट्रेटर होंगे, जो इन्होंने कहा, और वो जस्टिस श्री कृष्णा आर्बिट्रेटर होंगे। उसी जस्टिस श्री कृष्णा को आंध्र प्रदेश को कैसे डिवाइड करना है उस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, एफएसएलआरसी का अध्यक्ष बना दिया। मेरा ये कहना है कि ये उन अधिकारियों को क्यों 2353 बताइए। Procedure regarding allegation against any person, no allegation or defamatory or incriminating nature shall be made by a member against any member unless the member has been given notice to the speaker. इन्होंने जो सीएजी के बारे में कहा, that should be struck off the record, अध्यक्ष महोदय। सीएजी के बारे में जो इन्होंने कहा है, no allegation here. No allegation. Yes. ये मेरे पास सीएजी की रिपोर्ट है। इसका पेज नंबर 9 और पेज नंबर 26 पढ़ लीजिए कि पहले हमारे समय में ये ऑप्शनल था और आपने इसको मैंडेटरी किया। मैंने कोई भी एलिगेशन बिना किताब को देखे हुए नहीं किया। आप मुझे मत बताइए, मैं सांसद हूं और मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। दूसरा सवाल यह है कि 8 हेलीकॉप्टर लेना था, उस हेलीकॉप्टर को 12 कर दिया। मेरा दूसरा सवाल यह है जो मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है, और इसमें जो सीएजी कह रही है पेज नंबर 26 में, वो कह रही है कि उस वक्त के एसपीजी के चेयरमैन के कहने पर ये सारी चीजें उन्होंने 8 से 12 हेलीकॉप्टर किया। वो सीएजी का चेयरमैन जो एसपीजी का हेड था वो मैडम के साथ बहुत परसों से था। 2004 में उसको 2 साल के लिए एसपीजी का हेड बनाया गया था। क्या ऐसा कारण था उस अधिकारी में कि 2004 से लेकर 2011 तक 7 साल तक वो एसपीजी का हेड रहा, और जब वो रिटायर हो गया तो 2012 में उसको गवर्नर बना दिया। क्या इससे करप्शन की बू नहीं आती है? तीसरा सवाल यह है जो मंत्री महोदय ने कहा
मंत्री महोदय ने कहा कि सीबीआई को केस जाने के बाद भी सीबीआई ने उसको रजिस्टर नहीं किया। मैं आपके माध्यम से डिफेंस मिनिस्टर से प्रश्न पूछना चाहता हूं, सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इन्होंने किस आधार पर एपी सिंह साहब को यहां का सीबीआई का डायरेक्टर बनाया। एलिगेशन लगा रहा हूं मैं, उन्होंने इस केस को रजिस्टर नहीं किया। और मैं आपको बड़े ऑथेंटिकेट तरीके से कहता हूं कि उसके रिटायरमेंट के बाद ये लोग उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर बनाना चाहते थे, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबरशिप में मैडम सुषमा स्वराज वो उसकी मेंबर हुआ करती थी, और उनके पास वो गए थे मेंबर बनने के लिए, जिन्होंने कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को फंसाने का प्रयास किया। और जब सुषमा स्वराज जी ने कह दिया कि मैं आपके कागज पर लिखने वाली हूं उस कमेटी में कि यू आर द मोस्ट करप्ट पर्सन, जो सुषमा स्वराज जी की बात सही साबित हुई। अभी जो सीबीआई का केस चल रहा है उसमें करप्शन का 700-800 करोड़ का केस चल रहा है, उन्होंने किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की, और जब वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर नहीं बना पाए तो उनको उन्होंने यूपीएससी का मेंबर बना दिया। क्या इससे करप्शन का पुण्य आता है? क्या इससे करप्शन का पुण्य आता है? जो ईडी, जिस ईडी ने, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय पूछता, जिस ईडी ने इस केस को रजिस्टर नहीं किया, जिस ईडी ने इसको चाहा कि पहले फेमा में केस हो जाए और पीएमएलए का केस रजिस्टर के लिए 9 महीने का वक्त लगाया, क्या उस ईडी का संबंध दिग्विजय सिंह साहब जो इनके मंत्री है, जो सांसद हैं, उनके वो रिश्तेदार नहीं है? राजन कटोच इनके रिश्तेदार हैं। इन्होंने इस तरह से जो है इस ईडी को, सीबीआई को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, सभी को इस केस के लिए किस तरह से ऑब्लाइज करने का प्रयास किया। इसके बाद किसी का नाम नहीं जाएगा। इसके बाद करवा दिया। इसके बाद मैं आपको इटालियन कोर्ट की बात करता हूं। इनको शर्म आता है कि नहीं आता है? स्पीकर महोदया, मैं आपको बताऊं, ये इटालियन कोर्ट का जजमेंट है। इटालियन कोर्ट का जजमेंट पेज नंबर 193 में उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात कर रहा है, पेज नंबर 193 में और 204 में मैडम की बात कर रहा है, 163 और 164 में वो प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, पेज नंबर 9 में वो एपी की बात कर रहा है। आपको शर्म आता है या नहीं आता है? हमें शर्म आता है कि हमारे देश के नागरिक का नाम इटालियन कोर्ट में जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, ये इटालियन कोर्ट का जजमेंट है। ये कह रहा है कि ब्रेकअप ऑफ ब्राइब ऑफ फोर्सेस अफसर्स, ब्रेकअप ब्राइब ऑफ ब्यूरोक्रेट्स और ब्राइब पेड टू पॉलिटिशियंस। मैं ये कह रहा हूं कि ये एयरफोर्स के आदमी का, ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियन का ये रिलेशन है कि नहीं है। मैं केवल अंत में जो केस चल रहा है, जो एनफोर्समेंट में जो केस चल रहा है, ये एक कंपनी है चार्ट। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, ये चार्ट है टोटल पेमेंट ऑफ यूरो 70। इसमें क्रिश्चियन माइकल को दिया गया, इसके बाद हस्के गोरसा को दिया गया, ये मैं ऑफिशियल कागज आपको कोट कर रहा हूं। इसके बाद लेगा नॉट को दिया गया, इसके बाद जो वेब कंपनी बनाई गई, इसके बाद ये ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड दुबई को दिया गया, जिस दुबई की बात गई कि दुबई में मिलने के लिए गए थे। इसके बाद दूसरा जो है 18.2 मिलियन, मैं ऑफिशियली ऑथेंटिकेट करूंगा इस कागज को कि ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड दुबई को दिया गया। इसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड ने ये एसपीए और आईडीएस, जो आपको बता दूं कि 30% एक क्लाउज होता है, ऑफसेट क्लाउज, कि यदि आप कहीं से कोई इक्विपमेंट लेंगे तो 30% आपको इस देश में बनाना पड़ेगा। उस ऑफसेट क्लाउज का इस आईडीएस में वायलेशन किया गया, जो सीएजी ने लिखा है इस बात को, उसके लिए कौन सी जांच है? तो ये सारी जो कंपनियां हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो गौतम खेतान साहब का जो है, जो स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट पर कोट कर रहा हूं कि मिस्टर गौतम खेतान एडमिटेड दैट इन 2009 on the request of Carlo Borsa and Mr. Gudio Huske, he incorporated Mrs. Incrust Infotech Solution Private Limited with initial paid up capital of 1 lakh over the IT division for IDS Chandigarh, जिसके माध्यम से कि ये सारा पेमेंट किया गया है। मेरा आपके माध्यम से ये है कि गौतम खेतान को यदि आपने अरेस्ट कर लिया तो जिन लोगों को ये पेमेंट किया है, ये डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट किसका है? अकाउंट नंबर 73584440, जो मॉरिशस का अकाउंट है, अकाउंट नंबर 31000128 जो इंस्ट्रेलर मॉरिशस का है, अकाउंट नंबर 7358661 जो मॉरिशस का है। ये सारे अकाउंट किसके हैं, किसको ये पेमेंट हुआ है? इसके बाद मैं आपको बताऊं
कि ग्लोबल सर्विसेज दुबई लिमिटेड लिया गया। क्रिस्टन माइकल ने 2 इंडियन सिटीजन के साथ, आर.के. नंदा और जे.पी. सुब्रमण्यम, ये लोग कौन है, किसके साथ ये गौतम खेतान ने अकाउंट बनाया? उसमें से 6,03,56,872 जो है मीडिया एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। ये मीडिया एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड का मालिक कौन है? ग्लोबल सर्विसेज को 663 लाख दिया गया। इसके बाद इन्होंने बनाया गुडको हस्के और कॉर्लो हर्षा ने एट्रोमेट्रिक्स इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके साथ उसने टिनर्शिया के साथ 2004 में एग्रीमेंट किया था। इसके बाद जो पेमेंट हुआ है, वो गोल्डन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। वो कौन लोग हैं? इसके अलावा जो मंत्री महोदय आपने कहा, मेरा ये कहना है कि 2011 से केस था और ये केस जो है 2012 में यदि समाप्त हो जाता। आपने जो बात किया है कि बैन किया गया, मेरे पास जो जानकारी है कि जब ये हेलीकॉप्टर अपने पास आ गया, ये बड़ा सीरियस बात है, जब अपने पास ये हेलीकॉप्टर आ गया, प्रधानमंत्री साहब को पोखरण जाना था और प्रधानमंत्री साहब को जब पोखरण जाना था तो कहा गया कि ये हेलीकॉप्टर उड़ पाने की ही स्थिति में नहीं है, जिसके टेस्टिंग के लिए कहा गया। और 12 फरवरी 2013 को, जो ये डेट है 12 फरवरी 2013 को, जबकि ओरसी पकड़ा गया इटली में, उसी दिन अनूप कुमार साहा, एक एयरफोर्स का अधिकारी है, वो लिखता है कि पैरामीटर्स जो फैक्टर किया गया था इस हेलीकॉप्टर के लिए, ये उसके लिए यूजफुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई इटालियन कोर्ट के कारण नहीं किया गया। जब हमारे अधिकारियों ने यह बात कहा कि हेलीकॉप्टर नहीं हो सकता है, तो ये जो है उन्होंने टेस्टिंग के लिए लिखा और टेस्टिंग के लिए ये डेट है कि 12 फरवरी 2013 को कहा गया कि MI-17 की तरह जो है AW100-01 का ये सही बात है कि नहीं है। और इसके बाद 15 फरवरी 2013 को इसकी क्लियरेंस को रोक दिया गया और ये डेट जब आगे बढ़ा तो 15 मार्च 2013 को फाइनली ये कहा गया कि अगस्ता वेस्टलैंड उड़ पाने की स्थिति में नहीं है। क्या इसके आधार पर FIR हुआ? दूसरा सवाल यह है कि अगस्ता वेस्टलैंड के पहले ये कंपनी वेस्टलैंड थी कि नहीं थी? उसने ब्रिटिश एग्रीमेंट के साथ आपको पवन हंस को 22 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर दिए थे कि नहीं दिए थे? वो 21 हेलीकॉप्टर दिए थे कि नहीं दिए थे? वो 21 हेलीकॉप्टर बुरी स्थिति में है, उसके 3-4 मेजर एक्सीडेंट हुए कि नहीं हुए? जब ये सिचुएशन था तो किस आधार पर अगस्ता वेस्टलैंड को भारत सरकार ने लेने का प्रयास किया? और इसके बाद जो मेरा ये सवाल है कि ये सारे जो पेमेंट हुए, जो बात आपने खुद कही कि गंगा को आप पकड़ने के लिए जा रहे हैं कि गंगोत्री कहां से है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहां है, इन लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है? हमें शर्म आती है। हमारे यूपीए की चेयरपर्सन का नाम आया है, कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल एडवाइजर का नाम आया है, बड़े बड़े लोगों का नाम आया है। देश में नेताओं की स्थिति खराब हो रही है। मेरा आपसे आग्रह यह है कि इन सबों को जो है जांच करिए और इन लोगों को, यदि कांग्रेस पार्टी चोर नहीं है, इन लोगों ने यदि भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो कम से कम नेताओं को मुक्ति दीजिए और ये पता चले कि नेता साफ सुथरे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। मुझे लगता है आपको अपने लोगों से नाम पूछ लेना चाहिए मैडम। उसमें जो दस्तावेज जो आज पूरे टीवी चैनल्स पर देखने को मिलता है कि किन किन लोगों को पैसा दिया गया, कौन कौन अधिकारी थे, कौन पॉलिटिकल लोग थे, कौन फैमिली थी, तो किसकी फैमिली का नाम बार बार आता है, मैं इस पर चर्चा